हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं दीपक डबकरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करी थी, जिसमें हम कुछ पोर्शन पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा में गति, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा में गति। तो सबसे पहले बात करते हैं, गति पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है, किस प्रकार से गति की गणना की जाती है, गति होती क्या है, ठीक है, सारी चीज़ों को अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवस्था की। तो अवस्था जो होती है, दो प्रकार की आपको अवस्थाएं होती है। एक होती है विराम की अवस्था, ठीक है। तो विराम की अवस्था से मतलब क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट जिसे कहा जाता है, ठीक है। विराम की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो यदि समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह वस्तु विराम की अवस्था में कहलाती है। यानी कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, यदि कोई वस्तु, एक एग्जाम्पल है जैसे ये बॉल रखी हुई है यहाँ पर, तो यह वस्तु अभी समय विराम अवस्था में है। यदि 2 घंटे बाद भी यह वस्तु यहीं रहेगी तो यह कहा जाएगी कि यह वस्तु विराम अवस्था में है, क्योंकि विराम अवस्था का सिंपल सा मीनिंग होता है समय के साथ परिवर्तन नहीं होना, ठीक है। अगर अभी आप की पोजीशन यहाँ पर है और अगले 2 घंटों के बाद भी आप यहीं पर हो, यानी कि आप कौन सी अवस्था में हो, रेस्ट में हो, आपकी स्थिति में, आपकी विराम की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस अवस्था को कहा जाता है स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए अब अगर मैं विराम की अवस्था का ग्राफ बनाना चाहूँ कि विराम की अवस्था का समय के साथ ग्राफ, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ की बात करते हैं। देखिए जब भी कोई ग्राफ बनता है तो सबसे पहली चीज़ जो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है कि जो स्थिति समय ग्राफ है, तो जो वर्ड पहले लिखा हुआ होता है पोजीशन, वो हमेशा वाई एक्सिस पर होता है, और जो वर्ड बाद में लिखा हुआ होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ग्राफ की बात कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ, तो आपको दिख रहा है ये स्थिति और समय का ग्राफ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 बजे कोई वस्तु इस पोजीशन पर थी, जब समय चेंज हुआ 12 से 1 हुआ तब भी यह वस्तु यहीं है, जब 1 से 2 हुआ तब भी यह वस्तु यहीं है, जब 2 से 3 हुआ तब भी यहीं है, और जब 3 से 4 हुआ तब भी यहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, ठीक है, यानी कि समय बदलता जा रहा था, बट वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। यानी कि समय बढ़ने के साथ साथ या समय चेंज होने के साथ साथ वस्तु की पोजीशन या स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन को ही कहा जाता है विराम की अवस्था, कि समय कितना भी परिवर्तित हो जाए, वस्तु की अवस्था या स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह अवस्था कहलाती है विराम की अवस्था, ठीक है। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि समय बदलने पर वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है, तो यह विराम की अवस्था कहलाती है, ठीक है। होप सो आपको विराम की अवस्था अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं गतिमान अवस्था की, ठीक है, गतिमान अवस्था। तो अभी अपन ने बात करी कि जो स्थिर अवस्था होती है, स्थिर अवस्था, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट जो होती है, और ये जो सेकंड पोजीशन है डेट इज स्टेट ऑफ मोशन यानी कि गतिमान अवस्था। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही हो तो वह गतिमान अवस्था कहलाती है, या वह गतिशील अवस्था होती है, ठीक है। यानी कि देखिए एक लड़का आपको दौड़ता हुआ इस डायग्राम में दिख रहा है, तो यह इसकी पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, और यह इसकी 4th पोजीशन है। तो आप देख रहे हैं कि लेट सपोज हर पोजीशन के बीच में आप 2 सेकंड का समय ले लेते हैं, तो हर 2 सेकंड के बाद इस बच्चे की पोजीशन जो है वो बदल रही है। तो आप कह सकते हैं कि एक दौड़ता हुआ लड़का जो है वह समय के साथ अपनी स्थिति बदल लेता है, तो यह लड़का गति में कहलाएगा, और इसकी अवस्था जो है वो गति की अवस्था कहलाती है, ठीक है। अब देखिए जहाँ भी कंटिन्यूसली आप देखते हैं कि परिवर्तन हो रहा है स्थिति के साथ, वस्तु की स्थिति में, अवस्था में परिवर्तन होता है, तो वह वस्तु की गतिशील अवस्था कहलाती है। अब अगर इसका पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं, ठीक है, गतिज अवस्था का स्थिति समय ग्राफ, तो आपको अगेन वही चीज़
वाई एक्सिस पर पोजीशन दिख रहा है और एक्स एक्सिस पर आपको समय दिख रहा है। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति 12 बजे चलना स्टार्ट किया था, 1 बजे वह फर्स्ट पोजीशन पर था, 2 बजे वह सेकंड पोजीशन पे था और 3 बजे वह थर्ड पोजीशन पे था, इस प्रकार से। ठीक है, ये इसकी पहली पोजीशन थी, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो आप कह सकते हैं इससे कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उस वस्तु की स्थिति भी कंटिन्यूसली बदलती जा रही है। ठीक है, समय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की स्थिति भी बदलती जा रही है, यानी कि यह ग्राफ जो है यह क्या शो करता है, यह वस्तु की गतिशील अवस्था को शो करता है, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, गतिशील अवस्था या मोशन की अवस्था को शो करता है। और यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है कि हर समय बदल रही स्थिति है, अतः यह वस्तु क्या होगी, गतिशील अवस्था में होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए कभी कभी आपको इस प्रकार का ग्राफ भी देखने को मिलता है, पोजीशन समय ग्राफ। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ में अगर ऐसी कंडीशन कभी आपको देखने को मिल जाए, लाइक कि किसी एक समय पर 5 बजे पर एक व्यक्ति की पोजीशन यहाँ पर भी है और एक व्यक्ति यहाँ पर भी है, तो ऐसा ग्राफ कभी भी संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए एक ही समय पर 2 अलग अलग स्थिति को दर्शा रहा है ये ग्राफ, जो कि संभव नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 5 बजे मुंबई में भी है और 5 बजे दिल्ली में भी है, तो एक ही समय पर एक व्यक्ति 2 अलग अलग जगहों पर नहीं हो सकता। इसलिए अगर कभी ऐसा ग्राफ देखने को मिले तो यह ग्राफ संभव नहीं होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यह ग्राफ क्या दर्शा रहा है, तो याद रखिएगा एक ऑप्शन ये भी होता है कि यह ग्राफ संभव नहीं होता है। कभी भी ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक ही समय पर वस्तु की 2 अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती। ठीक है, साथ ही कभी कभी आपको टाइम, देखिएगा टाइम और पोजीशन का इस प्रकार का ग्राफ दे दिया जाए। ठीक है, टाइम और पोजीशन का इस प्रकार से अगर कोई ग्राफ देखने को मिल जाए लाइक दैट, ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक समय पर, एक समान समय पर 2 अलग अलग पोजीशन दिख रही है। ठीक है, एक ही समय पर वस्तु की 2 अलग अलग पोजीशन दिख रही है, तो यह ग्राफ भी कभी संभव नहीं होता है। ऐसा कब पॉसिबल है? तो याद रखिएगा ऐसा केवल तब पॉसिबल है जब उस व्यक्ति की चाल क्या हो, अनंत चाल हो। इनफाइनाइट चाल अगर होती है तो एक समय पर व्यक्ति कई बार भी हो सकता है, क्योंकि चाल क्या है, इनफाइनाइट है। अदरवाइज नॉर्मल केस में कभी भी यह संभव नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूरी की। ठीक है, देखिए अभी अपन ने बात करी स्थिति समय ग्राफ की, 2 प्रकार के देखा अपन ने, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि दूरी क्या होती है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स है जनरली, अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास ये 2 पॉइंट्स है ए और बी, ये पॉइंट और ये बी पॉइंट, इनसे ए और बी के बीच की दूरी जो है वो लेट सपोज 5 मीटर है। तो दूरी होती क्या है? दूरी जनरली 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई होती है। ठीक है, दूरी क्या होती है? दूरी 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई को ही आप दूरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो दूरी रास्ते पर निर्भर करती है। देखिए आपको अगर कहा जाए कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, आपको ए से बी तक जाना है, तो ए से बी के लिए आपके पास एक स्ट्रेट रास्ता है। आपकी इच्छा ऐसे घूम के आने की हो गई, आपके पास ऐसा भी रास्ता है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप जिस रास्ते पर जाएंगे उस रास्ते की लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि दूरी जो है वो रास्ते पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के कई मान संभव हो सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 2 बिंदुओं हैं ए से बी, कि आपके पास ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है और ये रास्ता भी है, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के एक से ज़्यादा मान संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि यह दिशा पर निर्भर नहीं करती। देखिए दूरी जैसे मैंने बोला 5 मीटर, अब 5 मीटर अगर आपको चलना है तो आप कहीं भी चल सकते हैं। आप किसी बिंदु पर खड़े हैं और आपसे कहा जाए कि आप 5 मीटर चलिए, तो लेट सपोज देखिए आप सपोज इस बिंदु पर खड़े हुए हैं और अगर आपको कहा जाए नॉर्मली कि आप 5 मीटर चलिए, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं इस ओ बिंदु से। तो दिशा नहीं है, और अगर दिशा नहीं होती है तो वो राशि क्या हो जाती है, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसलिए दूरी जो होती है वो एक अदिश राशि होती है क्योंकि यह दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसके अंदर केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। देखिए अगर आप कुछ
लंबाई तय करेंगे यानी कि आप डिस्टेंस चलेंगे तो ये दूरी का हमेशा कुछ ना कुछ मान होगा, यह कभी भी शून्य या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। आगे देखते हैं, यही चीज़ जो अभी आपको बताई है कि लेट सपोज आपके पास दो बिंदु है ए से बी, तो ए से बी के बीच आप देख रहे हैं कि आपके पास कई सारे रास्ते संभव है, ठीक है। ए से बी के बीच आप इस रास्ते के थ्रू भी जा सकते हैं जिसकी लंबाई 200 मीटर है, इस रास्ते से जा सकते हैं जिसकी लंबाई 300 मीटर है, ये स्ट्रेट रास्ता हो सकता है, ठीक है। आप इस प्रकार से घूमते हुए भी जा सकते हैं, इस प्रकार से भी जा सकते हैं। तो दूरी रास्तों पर निर्भर करती है, दूरी के कई मान हो सकते हैं, ठीक है, और दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करती है, और दूरी जो है वो शून्य नहीं हो सकती है। यहाँ आपको दिख रहा है कि ए से बीच दूरी के बीच अलग अलग मान संभव है, ठीक है। तो यही आपको दर्शाया गया है कि दूरी के कई मान संभव हो सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन। देखिए अभी अपन ने दूरी की बात करी कि दूरी क्या होता था कि दो बिंदुओं के बीच की कोई भी डिस्टेंस ले लो, वह लंबाई जो होती थी वही दूरी होती थी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ये दो बिंदु लेता हूँ ए से बी, अगर आपके सामने दो बिंदु है कोई ए टू बी, तो ए से बी के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है, तो ए से बी के बीच के कई सारे रास्ते संभव है। अभी जैसा कि आपको बताया मैंने, इस प्रकार से भी हो सकता है, ऐसा रास्ता भी हो सकता है, बट जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, तो जो सबसे मिनिमम दूरी का रास्ता होगा वही क्या कहलाता है, मिनिमम लेंथ, यानी कि ए से बी के बीच का सबसे छोटा रास्ता ये जो होगा यही आपका क्या कहलाता है, यह विस्थापन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, यही विस्थापन कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। और विस्थापन जो होता है वह पाथ या रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, आपके पास कुछ भी रास्ता हो, कहीं से भी जाने का हो, ठीक है, बट जो सबसे छोटा रास्ता होगा हमेशा वही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर ए पॉइंट है, तो ए बी और सी, तो ए से बी के बीच की दूरी आपको 9 मीटर दिख रही है, आपको बी से सी की दूरी 12 मीटर दिख रही है। बट आप ए से सी की दूरी देखेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है, आपने पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर a इंटू सी का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 आया, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 आया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, √225, जो कि किसके इक्वल होगी, 15 मीटर। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए सी कितना आया, ए सी आया 15 मीटर, 15 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो विस्थापन जो होगा वो क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, क्योंकि यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। और अब अगर आपको कहीं भी न्यूनतम दूरी को दर्शाना है तो आपको हमेशा दिशा को दिखाना ज़रूरी होगा, बिना दिशा के आप न्यूनतम दूरी नहीं दिखा सकते। जैसे आपको बोलना है कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो दूसरे शहर जाने के लिए आपको रास्ता दिखाने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि आप उस शहर की तरफ जाओ या उस स्टैंड की तरफ जाओ, तो आप शॉर्टेस्ट रास्ते से पहुंचोगे। तो यही आपका क्या होगा, ये आप दिशा दिखा रहे होंगे, ठीक है। अब विस्थापन के मात्रक की बात करें तो विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसे भी मीटर में ही नापा जाता है। इसमें परिमाण तो होता है, ये साथ ही साथ दिशा भी होती है, अतः इसे दिशा के साथ लिखा जाता है। हमेशा आपको विस्थापन जब भी दिया हुआ रहेगा, साथ में दिशा हमेशा दी हुई रहेगी। यानी कि अगर ऐसा लिखा है कि 20 मीटर साउथ, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह क्या है, यह विस्थापन को दर्शा रहा है, ठीक है, 20 मीटर साउथ की तरफ या दक्षिण की तरफ, तो ये क्या दिखाता है, ये विस्थापन है। पर अगर खाली लिखा है कि 20 मीटर, तो ये क्या होगा, यह एक दूरी है। तो विस्थापन को दर्शाने के लिए दिशा दिखाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यह एक सदिश राशि होती है। और जब भी विस्थापन को लिखा जाता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि विस्थापन जो है वह इस प्रकार से होता है ए सी। जैसे यहाँ पर देखिए ए से सी, आप दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, तो ए सी के ऊपर क्या लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है, जो कि विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
देखिए दूरी और विस्थापन के संबंधित कुछ पॉइंट्स है कि दूरी जो होती है वह हमेशा धनात्मक होती है, दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बट यह कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती, ऑलवेज इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, बट विस्थापन जो होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि आपको दो बिंदु दिए हुए हैं ए से बी, जिनके बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, ए से बी आपको जाना है जिनके बीच की दूरी 10 मीटर है। तो आप देखते हैं कि वस्तु को ए से बी तक जाना है, तो यहाँ पर दूरी कितनी दिख रही है, 10 मीटर। और ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी देखेंगे तो विस्थापन भी कितना हो गया, 10 मीटर। तो यहाँ पर दूरी भी 10 मीटर है और विस्थापन भी कितना होगा, विस्थापन भी 10 मीटर ही होगा। ठीक है, बट अगर आप सेकंड केस देखते हैं इसका कि आपको कोई व्यक्ति ए से बी तक गया और बी से जाकर वापस ए तक आ गया। ठीक है, वस्तु का ए से बी तक जाकर वापस ए तक आना, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दूरी 10 मीटर गया और 10 वापस आया, यानी कि दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर। तो दूरी तो 20 मीटर है, पर विस्थापन में दिशा इंक्लूड होती है। तो अगर आप जाने की दिशा को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आने की दिशा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगी, क्योंकि वह उसके विपरीत है। तो +10 जाने में हुआ और -10 आने में हुआ, यानी कि रिजल्टेंट क्या आया, 0। तो आप कह सकते हैं कि विस्थापन क्या हो गया, शून्य। और भी आप देख सकते हैं कि जब सर्कुलर मोशन होता है, वृत्तीय गति जो होती है, जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पर भी विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। विस्थापन जनरली दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। सो विस्थापन धनात्मक हो गया, विस्थापन 0 हो गया। आगे देखते हैं, देखिए आपको ए से बी तक जाना है। ठीक है, आपको ए से बी तक जाके वापस आना है, तो आप ए से बी तक गए जिनके बीच की दूरी 10 मीटर थी, और वापस आप पीछे चले गए 5 मीटर और सी तक। तो ए से होते हुए आप सी तक निकल गए, तो आपने डिस्टेंस तो 10 + 15 25 मीटर चली है, पर विस्थापन देखेंगे तो आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव 10 थी, पर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितने चले गए, -15 चले गए, यानी कि आपको जिधर जाना था उसकी दिशा के विपरीत चले गए। तो आपका विस्थापन कितना हो गया, -5 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।